हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 23 और 24 तारीख को संपूर्ण हो चुका है। तो आज हम अपने इस वीडियो में उसी के संबंध में बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही जो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आप सभी को वेट है कि आंसर की कब आएगी, ऑब्जेक्शन कब तक लिए जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा तो वो कब तक होगा और होगा भी या नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप सभी के मन में होंगे। इसके अलावा सीटेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, अदर स्टेट वालों के लिए कितने % का क्वालिफाइंग है, तो और भी बहुत सारे, जैसा कि आप सभी ने अपने डाउट भी लिखे थे कमेंट में, तो हम अपने इस वीडियो में एक के बाद एक सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट वाइज, जैसा कि जो डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी वाइज पोस्ट आएंगी या टोटल नंबर आएगा, अदर स्टेट वुमेन के बारे में कि अदर स्टेट वुमेन को कितने % नंबर लाने हैं और दूसरा पेपर होगा या नहीं होगा, अदर स्टेट की सीट कितनी है, और जर्नल वाले सबसे मेन पॉइंट है। बहुत सारे साथियों का ये कमेंट था कि सर इस भर्ती में जो पेपर देने आए थे कैंडिडेट, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जर्नल डिप्लोमा या जर्नल बीएड की हुई थी, उनके पास स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, सीटेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, और इसके अलावा जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी पे एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका सबसे मेन जो आपका कंसर्न था कि सर जो जर्नल डिप्लोमा या बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर दिया है और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको भी मेरिट में काउंट किया जाएगा, और उसके बाद फिर अगर वो पेपर भी देते हैं जो मेन पेपर है तो उसमें अगर उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं उनको, तो उस समय पे उनको निकाला जाएगा। और जैसा कि सुनने में आया है कि बीपीएससी जो है वो जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं लगाती है, तो इसलिए ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है जो सोच रहे हैं कि कभी हम उनसे नंबरों में कम ना रह जाएं और वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके मेरिट में आ जाएं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको बाहर निकाला जाए, इस वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो ना रुक जाए क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है इसलिए। तो चलिए, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये किसी साथी ने जो एप्लीकेशन लिखी है जो कि परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को लिखी गई है, और इसमें जो विषय है वो डाला गया है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट परीक्षा में सामान्य बीएड, सामान्य डीएड, सामान्य डीएलएड एवं अन्य अयोग्य अर्हता वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम रोकने के संबंध में। तो देख सकते हो आप, ये एक एप्लीकेशन लिखी गई है जो परीक्षा नियंत्रक को लिखी गई है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के लिए, और इसमें बोला गया कि महाशय उपयुक्त विषयांक अंकित करना है कि दिनांक जो 23 और 24 को 2 पाली में बीएसएस टेट की परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें परीक्षा केंद्र पर पाया गया कि लगभग आधा से अधिक परीक्षार्थी सामान्य बीएड, डीएड, डीएलएड एवं अन्य अयोग्य शैक्षणिक अर्हता वाले परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लिए हैं, जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का सीआरआर भी नहीं है। महाशय ज्ञात हो कि विज्ञप्ति के अनुसार स्पष्ट निर्देश है कि विशेष विद्यालय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा में वही उम्मीदवार योग्य हो सकते हैं जिनके पास विशेष शिक्षा में डीएड, बीएड की योग्यता हो, साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का वैध सीआरआर नंबर धारित करता हो। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति संख्या का अवलोकन किया जा सकता है। अयोग्य
अर्हताधारी को परीक्षा में शामिल करना विज्ञापन के अनुपालन नहीं होना दर्शाता है। इसका प्रभाव योग्य अर्हता रखने वाले परीक्षार्थी पर पड़ेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के पूर्व वैसे अयोग्य अर्हता वाले परीक्षार्थी जिनके पास विशेष शिक्षा में योग्यता के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में पंजीकृत न हो, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके परीक्षा का परिणाम रोक लगाने की कृपया किया जाए। ये कोई विश्वास भाजन आलोक कुमार मिश्र, तो इन्होंने ये आलोक कुमार मिश्र हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो पेपर लिया गया है इसमें जिनको भी शामिल किया गया है जो सामान्य बीएड, डीएलएड और डीएड वाले हैं, तो इसका प्रभाव जो अयोग्य अर्हताधारी को परीक्षा में शामिल करना विज्ञापन के अनुपालन नहीं होना दर्शाता है। यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, पर यहाँ पे मतलब ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि अभी तक इन्होंने टेट की परीक्षा ली है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे उसके बेसिस पे ली गई है, और टेट में कोई भी बैठ सकता है, उसके लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेट एक ऐसी जो परीक्षा है जिसमें अगर कोई भी विदाउट एलिजिबल कैंडिडेट भी बैठता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो तब ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं। परंतु यहाँ बात है कि जो बीपीएससी है वो अगर एक बार लिस्ट लगा देती है तो उसके बाद वो जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं लगाती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। परंतु अभी ये टेट की परीक्षा हुई है, इसके बाद एक स्क्रीनिंग पेपर और होना है जो बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा, तो उसके बाद ही मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये अगर टेट में पास भी हो जाते हैं और उसके बाद जब सेकंड फॉर्म फिल होगा तो वहाँ पे इनको रोक दिया जाएगा और वहाँ पे इनकी मेरिट से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट में वो ही कैंडिडेट आएंगे जिनके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो है और जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए और इस बात पे इतना चिंतित मत होइए कि आप अपनी तैयारी पर ही इसका असर डाल लें। ये छोटी सी बात है, जैसे ही आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही ये भी सोल्व हो जाएगी, और जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे परीक्षा में तो उनका हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे ही रिजल्ट रुकवा लें। नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं रुक पाया तो जब आगे नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उनमें ज़रूर इनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और आप भी चाहो तो इस एप्लीकेशन को सिर्फ इसमें नाम चेंज करके और आप मेल कर सकते हो, तो हम आपको मेल आईडी भी बता देंगे, तो जहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को मेल कर सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसको मेल करेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपकी बात सुनी जाएगी। इसके साथ ही मतलब ये आपका एक डाउट था कि जो जनरल बच्चों ने पेपर दिया है उनके संबंध में, तो यहाँ पे आपको संजय कहाँ गया? और अगर हम अपने दूसरे पॉइंट पे बात करें तो वो है कि सेकंड पेपर होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि ये आपका सिर्फ एक टेट की परीक्षा है, तो ये एलिजिबिलिटी पात्रता थी कि जैसे कि आप देखते हो जो जर्नल भी टीचर की वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन निकलते हैं उनमें भी पहले टेट लिया जाता है और उसके बाद मेन पेपर होता है। तो ऐसे ही ये भी पहले आपका टेट हुआ है और इसके बाद चांसेस हैं कि सेकंड पेपर होगा आपका जो बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा, और बहुत जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस पेपर का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपको नेक्स्ट पेपर का भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि ये पेपर जो हो चुका है इसकी की आंसर की कब तक आएगी, और उसके अलावा ऑब्जेक्शन कब तक लिए जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो आंसर की आपको विद इन 15 डेज में देखने को मिल जाएगी, और साथ के साथ आपसे ऑब्जेक्शन भी मांग लिए जाएंगे। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट 10 to 15 डेज में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा।
मतलब मान के चल सकते हैं कि आपका मिड मार्च या 20 मार्च तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आने की संभावना है, और उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट आ भी जाएगा 20 मार्च तक। तो सभी अपनी अपनी तैयारियों पे जुटे रहें, क्योंकि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका जो फाइनल बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा वैकेंसीज़ का, तो वो बहुत जल्द लिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी वेट ना करें कि नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे। अभी से आप तैयारी पे लग जाइए जैसे ही नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आएगा, तो ताकि तब तक आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी हो। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेकंड पेपर है उसमें सिलेबस क्या आएगा, तो जैसा कि आपने देखा है कि जो 9th और 10th के लिए इन्होंने 270 जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी उनका पेपर लिया था अभी पिछली ही भर्ती में, जो बीपीएससी 2.0 हुई थी, तो ट्री 2.0 उसमें लिया गया था। और उसमें इन्होंने जो जर्नल पेपर था उसी के आधार पे इन्होंने स्पेशल एजुकेटर का भी पेपर लिया था। उसमें सेम वैसा ही सिलेबस आया था जो एक सामान्य सब्जेक्ट के लिए आता है। जिस भी कैंडिडेट का जो भी सब्जेक्ट था उसी के आधार पे इन्होंने पेपर लिया था। जैसे एसएसटी वालों के लिए एसएसटी का आया था, साइंस मैथ वालों के लिए साइंस मैथ का आया था। तो इसी आधार पे आपका जो प्राइमरी और जो ये टीजीटी है कि 1st to 5th और 6 to 8 का पेपर होना है। तो जैसे आपका अभी ये टेट हुआ है, इसी के बेसिस पे आपका जो मेन पेपर होगा वो भी ऐसे ही होगा। ये सेम सिलेबस आएगा, बस फ़र्क इतना होगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा आपका। ये पेपर थोड़ा आसान आया था और जो मेन पेपर होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा। और इसके अलावा जो मेन है कि जो मेन एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं। बाकी अगर हम देखें तो यही सिलेबस रहने वाला सेम आपका टेट वाला ही। बहुत कम चांसेस है कि ये स्पेशल का ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने टेट में भी देखा है इन्होंने जो बोला था कि 10 नंबर का ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पूछेंगे, बट आप सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सीडीपी में बिल्कुल भी वो इन्होंने नहीं क्राइटेरिया फुलफ़िल किया था, क्योंकि सीडीपी में कहीं भी 10 नंबर के इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं पूछी गई थी, ना पीआरटी में ना टीजीटी में। तो इसलिए आप ये मान के चले कि आपका सिलेबस सेम ही रहेगा और उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सिलेबस का भी कवर होता है हमारा पॉइंट। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि पोस्ट जो है डिसेबिलिटी वाइज आएंगी या टोटल नंबर आएगा, तो हमने ये आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था, वो वहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ है। अगर आपको दूसरा वीडियो देखना है तो वहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन है। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो इन्होंने पोस्ट दी थी वो डिसेबिलिटी वाइज दी थी। यहाँ आप देख भी रहे हो, जो कि बेस्ड ऑन यूडाइज डाटा थी 2020 और 21 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 9 to 12 की जो आप वैकेंसीज देख रहे हो 270, उनके ऊपर इन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करके पेपर लेके ज्वाइनिंग भी दे दी है। अब बात है 1st to 5th की और 6 to 8th की। तो यहाँ पे भी आपकी डिसेबिलिटी वाइज ही पोस्ट आएंगी, और जिस कैंडिडेट का जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो अपने स्पेशलाइजेशन की पोस्ट भी देख सकते हैं। और 1st to 5th की अलग हैं और 6 to 8th की अलग हैं। तो आप अपने जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख सकते हैं और उसके आधार पे अपनी तैयारी पे लग सकते हैं। और बहुत सारे चांसेस है, जैसा कि कैंडिडेट बता रहे हैं कि क्योंकि जब जो देखा गया था कि कैंडिडेट पेपर देने पहुंचे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट थे और तकरीबन सभी प्रेजेंट थे। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट थे जो एब्सेंट थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया। तो भीड़ को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, पर जैसे कि अभी निकल के आ रहा है कि इनमें आधे से ज़्यादा जर्नल जो डिप्लोमा या बीएड किए हुए अभ्यर्थी थे, तो उसके आधार पे कह सकते हैं कि जो आपका कंपटीशन है वो बहुत कम रहने वाला है। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। इसलिए अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि अदर स्टेट की कितने % वैकेंसीज हैं,
तो जैसा कि आप देखते हो कि अदर स्टेट के लिए 25% का कोटा होता है, तो यहाँ पे भी वही फॉलो होता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 25% का कोटा रहेगा और उनका उसी के ऊपर सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो भी बिहार के हैं, बिहार के कैंडिडेट को ही 75% कोटे का लाभ मिलेगा और उनके लिए 75% सीटें रिजर्व हैं। तो उसके अलावा अदर स्टेट को 25% ही सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा अदर स्टेट वुमेन का बहुत सारे डाउट थे कि जो अदर स्टेट वुमेन हैं उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी। तो अगर हम बात करें, जब टेट का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि वुमेन को 40% मार्क्स चाहिए। जैसे कि आपने देखा था जनरल के लिए 50% का था और वुमेन के आगे इन्होंने ना स्टेट वुमेन लिखा था ना अदर स्टेट वुमेन लिखा था, वहाँ पे सिर्फ एक वन वर्ड था वुमेन 40% मार्क्स। तो ये दोनों को ही शायद उसमें शामिल करते हों कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी मतलब महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी को 40% का क्राइटेरिया दिया गया है, 40% वाले ही पास होंगे। और जर्नल में आपने देखा है कि 50% वाले हैं और वुमेन के लिए 40% का ही क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी जैसा कि आप फाइनल रिजल्ट आएगा तब और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकती है। बट अगर हम नोटिफिकेशन के आधार पे देखें तो नोटिफिकेशन में वुमेन का 40% ही लिखा हुआ है। तो इसके अलावा सीटेट का एक डाउट था कि सीटेट वालों को एलिजिबल किया जाएगा या नहीं। तो इसमें जब नोटिफिकेशन आया था, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था जब इनके रिक्रूटमेंट रूल बने थे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सीटेट वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा इसमें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था, रिक्रूटमेंट रूल बने थे, तो उस टाइम पे बिल्कुल साफ साफ बोला गया था कि सीटेट वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि जितने भी साथियों ने डाउट अपने पूछे थे हमने एक एक करके सभी को डिस्कस किया है यहाँ पे। और अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।